Today we discuss about torque on a rectangular current loop in a uniform magnetic field। हमने पहले चैप्टर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस की और हमने जाना कि यह डाइपोल पर टॉर्क लगता है, कोई नेट फोर्स नहीं लगता। ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड में होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर या कोई अदर शेप के करंट लूप को रखा जाता है तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उन पर कोई नेट फोर्स नहीं लगता, सिर्फ टॉर्क लगता है। आइए हम ये केस की, पहले सिंपल केस की डिस्कस करते हैं। इस केस में ये जो करंट लूप है, रेक्टेंगुलर करंट लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, यानी कि दोनों का प्लेन एक ही है। यहाँ हमने ये फिगर में दिखाया है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एन से एस ली जाती है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या करंट लूप हो, उसमें आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एन टू एस ली जाती है। अगर बार मैग्नेट हो तो इनसाइड मैग्नेटिक मटेरियल के इनर साइड डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है, लेकिन आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एन से एस में ली जाती है। यहाँ हमने जो फिगर ड्रॉ की है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये एन से लेकर एस की साइड है और ये जो ABCD है वो करंट कैरिंग लूप है और उनमें स्टेडी करंट आई फ्लो हो रहा है। उसने हमें एक ये बैटरी से कनेक्टेड किया है, ये DC सोर्स है और DC सोर्स में से आई करंट फ्लो हो रहा है और ये जो कार्बन ब्रश और स्प्लिट रिंग है वो ये करंट लूप और ये सर्किट को कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो हमारा लूप है, रेक्टेंगुलर लूप ABCD, वो ये एक्सिस पर रोटेट होने के लिए फ्री है और उन पर वो फ्रीली रोटेशन कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये एन से लेकर एस तक, एन से एस की डायरेक्शन, और ये करंट की डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। आइए अब हम देखते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये फोर्स और टॉर्क कैसे बिहेवियर करता है। पहले तो हम ये रेक्टेंगुलर करंट लूप की बात कर ले तो उनमें जो ये साइड है AD या BC, ये साइड की लेंथ A है और ये AB और CD साइड की लेंथ यानी कि विड्थ B है। पहले हम AD और BC साइड की बात कर लेते हैं। ये AD जो साइड है, यहाँ हम देखते हैं ये AD साइड, यहाँ ऐसी डायरेक्शन में ये करंट यहाँ से एंटर होता है और ये AD के हाफ पार्ट में ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। बाद में ABCD से लेकर यहाँ ये पार्ट में आता है, यानी कि जो ये AD पार्ट है, ये AD पार्ट, ये पार्ट में ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। और BC की बात करें तो ये BC में ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ये डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो N से लेकर S तक, N से S की डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन में ही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो IDL क्रॉस B से दिया जाता है। IDL और I की डायरेक्शन हम ये करंट एलिमेंट को दे देते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन IDL क्रॉस B की डायरेक्शन में होती है। यहाँ ये पहले AD केस की बात करें तो उनमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एंटी पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और ये BC पार्ट की बात करें तो उनमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम ही है, यानी कि ये दोनों साइड पर कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग ये सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड और करंट की, यानी कि 180 डिग्री, और ये सेम डायरेक्शन है यानी कि 0 डिग्री। ऐसे केस में ये AD और BC ब्रांच पर कोई फोर्स नहीं लगता। लेकिन हम AB और CD की बात करें तो उन पर फोर्स लगेगा, क्योंकि
ये जो ए बी पार्ट है, ए बी साइड, ये रेक्टेंगुलर लूप की जो ए बी साइड है, ये ए बी साइड में करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट की डायरेक्शन है, ए से लेकर ये बी तक ये करंट की डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एन से लेकर एस तक ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और हम जानते हैं कि दोनों एक ही प्लेन में है, तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जानने के लिए हमें राइट हैंड स्क्रू का यूज करना पड़ेगा। और जब हम उनका हेड ऐसे रख कर उसे आई से बी की डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेंगे तो उनका रोटेशन जब हम आईडीएल से बी की डायरेक्शन में, आईडीएल क्रॉस बी की डायरेक्शन है, यानी कि हमें ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, राइट हैंड स्क्रू को ऐसे हमें रोटेट करना पड़ेगा। तो हम ये स्क्रू को ऐसे जब रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे तो उनका रोटेशन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन होगा। सॉरी, हमने यहाँ गलत प्लेन कंसीडर किया। ये हमारी जो ए बी साइड है, ए बी लेंथ, उसमें करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ऐसे, ये करंट आई डी एल, और मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन में, यानी कि राइट हैंड स्क्रू का हेड रख कर हमें ये आई डी एल से बी की डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, यानी कि ये रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, यानी कि स्क्रू टाइट होगा। और ऐसे केस में स्क्रू अगर टाइट होगा तो ऐसे केस में ये इनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में आएगा, यानी कि जो ये ए बी साइड है उनमें जो फोर्स लगता है ये इनवर्ड नॉर्मल, यानी कि ये डायरेक्शन में फोर्स लगता है इनवर्ड नॉर्मल। और ये सी डी पार्ट की बात करें तो ये सी डी लेंथ में ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, ये बी की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन। तो ये केस में हमें ये राइट हैंड स्क्रू को ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, आई से लेकर बी तक ऐसे हम रोटेट करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में ये स्क्रू ओपन होगा, यानी कि ये स्क्रू की डायरेक्शन अपवर्ड, ये आउटसाइड नॉर्मल होगी, आउटसाइड नॉर्मल डायरेक्शन में ये रोटेशन होगा। अब हम ये ए बी और सी डी आर्म पर जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। हम जानते हैं ये ए बी और सी डी की लेंथ बी है, यानी कि करंट एलिमेंट ये ए बी के केस में होगा आई बी, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये फोर्स को हम बोल देते हैं F1, यानी कि ये ए बी आर्म पर लगने वाला फोर्स होगा F1 इज इक्वल टू आई बी बी। और हमने राइट हैंड स्क्रू से देख लिया कि उनकी डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल होगी, यहाँ मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूँ। और ये सी डी आर्म पर जो फोर्स लगेगा उसे हम F2 बोल देते हैं, और ये F2 फोर्स होगा करंट एलिमेंट, ये सेम ही है आई बी, ये लेंथ बी, आई बी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही ये, यानी कि F2 का मैग्नीट्यूड F1 के इक्वल ही होगा। और उनकी डायरेक्शन भी हमने राइट हैंड स्क्रू से देख लिया कि वो डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होगी। ये यहाँ मैंने दूसरी फिगर में ऐसे सिंपली दिखाने की कोशिश की है। ये डायरेक्शन में इनवर्ड नॉर्मल F1 लगेगा और ये आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में F2 फोर्स लगेगा, ये ए बी साइड पर, ए बी आर्म पर, और ये सी डी आर्म पर। और ये टोटल लेंथ हम जानते हैं ए है, यानी कि ये सेंट्रल जो हमारी एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस, यहाँ से ये डिस्टेंस भी a/2 होगा और ये डिस्टेंस भी a/2 होगा। हम जानते हैं कि ये फोर्स F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि ये रेक्टेंगुलर करंट लूप पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये फोर्स जो दो है F1 और F2, उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, यानी कि दोनों फोर्स, मान लो कि एक ऐसे पॉइंट पर है और न्यूटन के थर्ड लॉ अकॉर्डिंग ये पॉइंट पर ऐसे और ये पॉइंट पर ऐसे दो फोर्स अगर एक ही लाइन में लगते हैं
तो कोई टॉर्क नहीं होता। लेकिन यहाँ दोनों फोर्स एक ही लाइन पर नहीं लगते। ये पहला फोर्स है ये लाइन पर लगता है और दूसरा फोर्स है ये लाइन पर लगता है, यानी कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ऐसे केस में टॉर्क लगेगा और हम टॉर्क की डेफिनेशन जानते हैं, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम ही होते हैं, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू उनकी डेफिनेशन है आर क्रॉस एफ, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, और यार आर यानी कि दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या तो हम टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पहला फोर्स और उनका ये रोटेशनल एक्सिस से आधा डिस्टेंस, यानी कि यहाँ होगा ये a/2 प्लस ये दूसरा फोर्स और यहाँ से आधा डिस्टेंस a/2, दोनों डेफिनेशन एक ही है। और ऐसे केस में हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू ये फोर्स यानी कि IBB और ये लाइन ऑफ एक्शन से दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि A, ये रीअरेंज करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ABIB, यानी कि AB यानी कि लेंथ और विड्थ रेक्टेंगुलर लूप की, यानी कि उनके एरिया को हम A बोल दे, तो यह हमारे केस में होगा I इंटू A इंटू B। यहाँ A रेक्टेंगुलर लूप का एरिया, B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और I उनमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू हमें मिलेगा I इंटू A इंटू B। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं कि जो हमने टॉर्क की डिस्कस की उसमें यहाँ जो AB आर्म पर ये फोर्स लगता है, फोर्स F1, वो इनवर्ड नॉर्मल है, यानी कि AB आर्म को डाउनवर्ड खींचने की ट्राई कर रही है। और ये CD आर्म पर जो फोर्स F2 लगता है ये अपवर्ड नॉर्मल है, यानी कि ये CD आर्म को ये ऊपर खींचने की ट्राई कर रही है, जो यहाँ हमने फिगर में दिखाया है। यानी कि ये F1 फोर्स ये आर्म को नीचे खींचेगा और ये F2 फोर्स उसको ऊपर खींचेगा, यानी कि टॉर्क ये डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये टॉर्क ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन में ये लूप को रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की प्लेन में है ये लूप, और ये लूप की ये CD ब्रांच है वो ऊपर जाने की ट्राई करेगी, और ये AB आर्म है वो ये डाउनवर्ड, यानी कि लूप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में है तो ये लूप ऐसे रोटेट करने की ट्राई करेगा, यानी कि ये डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करने की कोशिश करेगा। पहले हमने ये सिंपल केस कंसीडर किया, यानी कि ये केस में हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये B है और यो हमारा जो करंट लूप है उनकी ये करंट लूप भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। या तो ऐसे कहे कि ये जो करंट लूप है दोनों एक ही प्लेन में है, यानी कि ये करंट लूप और मैग्नेटिक फील्ड सेम ही प्लेन में है, यानी कि करंट लूप के एरिया वेक्टर की बात करें तो ये डायरेक्शन में हमारा करंट लूप है ये डायरेक्शन में, और हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर किसी भी एरिया का जो प्लेन है उस प्लेन के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। यानी कि ऐसे प्लेन में अगर एरिया है ये एरिया ABCD, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होती है ये डायरेक्शन या तो ये डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन एग्जैक्ट परपेंडिकुलर और एरिया के प्लेन के नॉर्मल है, ये दोनों डायरेक्शन को हम एरिया वेक्टर के डायरेक्शन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो ये एरिया है ये प्लेनर लूप, ये लूप में करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो ऐसे केस में हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके जो थंब की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन को हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ एरिया वेक्टर के ये दो वेक्टर आएंगे, आउटवर्ड नॉर्मल और इनवर्ड नॉर्मल, लेकिन हमारा करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है। तो ये केस में जो इनवर्ड नॉर्मल होगा वो हमारे
एरिया वेक्टर होगा। यानी कि पहले हमने जो ये सिंपल केस कंसीडर किया है, ये सिंपल केस में ये रेक्टेंगुलर लूप और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही प्लेन में थे, यानी कि हमारा एरिया वेक्टर ये इनवर्ड नॉर्मल ये डायरेक्शन में था। यानी कि ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल था वो 90 डिग्री था। यानी कि हमने जो ये पहले सिंपल केस कंसीडर किया उनमें ये लूप और मैग्नेटिक फील्ड एक ही प्लेन में था, यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री था। और ऐसे केस में ये दो जो आर्म पर फोर्स लगता था F1 और F2, उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो a था। और हम जानते थे कि उसके कारण जो टॉर्क लगता था ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। और ये जो मैंने यहाँ लूप ये ऐसे लूप ड्रॉ किया है, ये जो ए बी आर्म है उसको ये इनवर्ड नॉर्मल और ये सी डी आर्म है उसको आउटवर्ड नॉर्मल, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स लगता था और उसका जो टॉर्क था वो टॉर्क ये मैग्नेटिक ये लूप है उसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, यानी कि ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा लूप का प्लेन है वो लूप का प्लेन ये टॉर्क के का कारण ये ऐसे रोटेट होगा, ऐसे ये प्लेन ऐसे रोटेट होगा। और अब हम ये केस कंसीडर करते हैं, यानी कि हम जो पहले केस था उसका जनरलाइजेशन कर देते हैं। यानी कि पहले केस में हमारा एंगल 90 डिग्री था, लेकिन अब हम किसी भी आर्बिट्ररी एंगल ले लेते हैं, यानी कि किसी एंगल थीटा पर यह प्लेन थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। पहले 90 डिग्री के केस में ये एंगल 90 डिग्री के केस में था ये एंगल, ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन थी और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन, और ये एंगल 90 डिग्री था। लेकिन अब हम मान लें कि ये हमारा प्लेन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट हुआ, तो ऐसे केस में हमारा एरिया वेक्टर का ऐसे रोटेशन हो गया, यानी कि ये डायरेक्शन तो 90 डिग्री है, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। आइए अब हम ये और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम ही है ये बी, और ये डायरेक्शन में अगर लूप रोटेट हो गया ये डायरेक्शन में, तो ऐसे केस में ये पहले वाले केस में एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री था। लेकिन अब ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये थोड़ा सा रोटेट हो गया और ऐसे रोटेट हो गया, तो एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में आ गया, और ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो एंगल अब हो गया थीटा। और तो ऐसे केस में जो टॉर्क लगेगा ये टॉर्क के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि पहले केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो ये था, लेकिन अब जो केस होगा अब के बारे में ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिक्रीज होगा और ऐसे केस में टॉर्क भी डिक्रीज होगा। अब हम ये जनरल केस में टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये डायरेक्शन ही है, यानी कि ये डायरेक्शन बी है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम मान ले कि ये लूप ऐसे थोड़ा सा रोटेट हो गया, तो ऐसे केस में पहले केस में ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल था, यानी कि ये डायरेक्शन में एरिया वेक्टर था। लेकिन अब ये लूप थोड़ा सा रोटेट हो गया और ये आर्म ए बी आर्म डाउनवर्ड आ गई, और ये जो दूसरी आर्म है डी सी आर्म वो अपवर्ड आ गई। तो ऐसे केस में ये एंगल हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा ये एंगल थीटा है। अब हम जानते हैं कि ये हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले के केस में था वो ये था, लेकिन अब ये दूसरे केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। इसके लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो अब हम जानते हैं कि ये लूप का प्लेन है और ये एरिया वेक्टर वो तो हम एग्जैक्ट 90 डिग्री पर लेते हैं, यानी कि ये थीटा है,
तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और हम जानते हैं कि ये राइट एंगल है, यानी कि ये ट्रायंगल में ये एंगल थीटा होगा और ये थीटा एंगल है, उनको हम साइन फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, ये हाइपोटेन्यूज है, ऑपोजिट साइड यानी कि ये साइड को हम फाइंड करना चाहते हैं, उसको x बोल देते हैं। और हाइपोटेन्यूज यानी कि हमारा लूप आधा लूप की लेंथ यानी कि a/2, यानी कि हमारी साइड इज इक्वल टू आएगी a/2 साइन थीटा। ये हमारी आधी परपेंडिकुलर लेंथ हुई a/2 साइन थीटा। ऐसे ही हम ये सिमिट्री से मान सकते हैं ये भी a/2 साइन थीटा ही होगी, यानी कि हमारी टोटल लेंथ होगी a/2 साइन थीटा प्लस a/2 साइन थीटा, यानी कि a साइन थीटा। और ये केस में टॉर्क होगा, टॉर्क इज इक्वल टू ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, हम जानते हैं ये फोर्स तो IBB है और जो लेंथ है वो a साइन थीटा, और ऐसे केस में होगा AB IB साइन थीटा, यानी कि AB यानी कि लूप का एरिया यानी कि IAB साइन थीटा, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू होगा IAB साइन थीटा। ये जनरल केस है। हम यहाँ से समझ सकते हैं थीटा टेंस टू 0, यानी कि ये लूप रोटेट होके ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये AB और CD ब्रांच पर जो दोनों फोर्स लगेगा ये कोलिनियर हो जाएगा, और ऐसे केस में दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी, यानी कि टॉर्क 0 हो जाएगी। यानी कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में लूप रहेगा, ये पहला केस, तब उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब ये रेक्टेंगुलर लूप रोटेट होके ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसी डायरेक्शन में आ जाएगा, तब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा और उस पर 0 टॉर्क लगेगा। आइए अब हम ये जो करंट लूप पर टॉर्क लगता है उससे मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करते हैं। हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू IAB साइन थीटा, और हम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू IA क्रॉस B, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और ये टॉर्क की डायरेक्शन A क्रॉस B की डायरेक्शन में होती है, और यहाँ A एरिया वेक्टर है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से राइट हैंड थंब रूल का यूज करके ली जाती है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन 2 होगी, लेकिन ये करंट की डायरेक्शन से हम उसका एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं, और ये B मैग्नेटिक फील्ड है। और अब जो ये क्वांटिटी है IA यानी कि करंट और ये रेक्टेंगुलर लूप के एरिया, ये क्वांटिटी IA को मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है, यानी कि उसे M से डिनोट किया जाता है। और M इज इक्वल टू IA, और M वेक्टर है, और ये M वेक्टर की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि M इज इक्वल टू IA, यानी कि करंट इनटू, यानी कि लूप में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट इनटू ये लूप का एरिया, ये दोनों के प्रोडक्ट को मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, जो वेक्टर है और उनकी डायरेक्शन ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। और हम ये मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू IA की बात करें तो उनका यूनिट होगा, ये करंट का यूनिट एम्पियर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी कि उसका डायमेंशन होगा m0, ये लेंथ की बात करें तो L स्क्वायर T0, और एम्पियर ये उसका डायमेंशन है और ये उसका यूनिट है। अब हम ये मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन का यूज करके हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू IA क्रॉस B, यानी कि ये टॉर्क वेक्टर है, टॉर्क इज इक्वल टू ये IA मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट M क्रॉस B, यानी कि हम लिख सकते हैं
टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, यानी कि टॉर्क राइट हैंड स्क्रू रूल का हम यूज करके देख सकते हैं, ये एम क्रॉस बी की डायरेक्शन में होते हैं। और ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एनालॉजी के इक्वली है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉर्क के बारे में भी हमने पढ़ा था। ये टॉर्क इज इक्वल टू था पी क्रॉस ई, यानी कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड और पी यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि टॉर्क। यहाँ मैग्नेटोस्टैटिक्स में एम क्रॉस बी, एम मैग्नेटिक मोमेंट और बी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पी इलेक्ट्रिक मोमेंट और ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ये फॉर्मूला से आसानी से समझ सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यहाँ थीटा एम और बी के बीच में या तो एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल है, और अगर ये थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए, तो ऐसे केस में टॉर्क 0 होगा। और ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर एम और बी दोनों पैरेलल हो गए तो ऐसे केस में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क से उसे रोटेट किया जाने की ट्राई होगी तो ऐसे केस में ये मैग्नेटिक मोमेंट वापस पैरेलल होने की यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होने की ट्राई करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसको अलाइन रखने की ट्राई करती है। और अगर एम और बी के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, यानी कि ये एंटी पैरेलल हो गए, तो ऐसे केस में भी वो इक्विलिब्रियम में हो गए, लेकिन वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। और ऐसे केस में अगर उसको एक्सटर्नल टॉर्क से थोड़ा सा भी रोटेट किया जाए तो वो फील्ड के एलाइन में, फील्ड के एलोंग ही ये पैरेलल हो जाने की ट्राई करेंगे। और इससे हम समझ सकते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट क्यों मैग्नेटिक फील्ड में एलाइन होने की ट्राई करते हैं। और अगर हमने जो यहाँ लूप कंसीडर किया वो सिर्फ एक ही लूप कंसीडर किया। अगर ये लूप में n टर्न हो और सभी टर्न में ये स्टेडी करंट आई फ्लो हो रहा हो, तो ऐसे केस में हमें टॉर्क मिलेगा, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई एस। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट की ही बात कर लेते हैं, यानी कि ये n टर्न हो हमारी कोयल में, तो ऐसे केस में हमें मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू मिलेगी एन आई ए।